गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम फिर से आपके लिए जीआईटी सिस्टम का एक और नया टॉपिक लेकर आए। और टॉपिक रहेगा अपना इंटेस्टाइनल वोम इन्फेक्शन, या फिर इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं इंटेस्टाइनल पैरासाइट इन्फेक्शन। ओके, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो आज का ये टॉपिक होने वाला है ये जीआईटी सिस्टम का लास्ट टॉपिक होने वाला है। कल से हम एक नया सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं और अपना सिस्टम रहेगा जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्ट वन देख लेते हैं डेफिनेशन कि एक्चुअली में जो इंटेस्टाइनल वोम इन्फेक्शन का मीनिंग क्या होता है। इट इज़ ए कंडीशन इन विच वोम या पैरासाइट इन्फेक्ट द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये कंडीशन होती है, इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी वोम या पैरासाइट, जो वोम्स किसे बोलते हैं, कीड़े, यानी कि कीड़ों की किसी भी टाइप के कीड़े की वजह से अगर जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है, या कोई पैरासाइट की वजह से जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट हो चुका है, तो उस इन्फेक्शन को क्या बोल देते हैं, इंटेस्टाइनल वोम इन्फेक्शन या फिर इंटेस्टाइनल पैरासाइट इन्फेक्शन बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इस टाइप से क्या हो जाएंगे, इंटेस्टाइन के अंदर वोम या पैरासाइट एंटर कर जाते हैं और वहाँ पे क्या इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसे क्या बोल देते हैं, इंटेस्टाइनल वोम इन्फेक्शन बोल देते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, टाइप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से टाइप के वोम या पैरासाइट्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल वोम इन्फेक्शन, जो कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो मेनली रूप से जो 4 टाइप के होते हैं, मोस्टली रूप से 4 टाइप के पैरासाइट्स या वोम्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल वोम इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन कौन सा होगा, टेप वोम। नेक्स्ट सेकंड वन राउंड वोम, एंड थर्ड वन होगा पिन वोम, एंड लास्ट वन होगा हुक वोम। ठीक है, तो ये 4 टाइप के वोम्स होते हैं जो कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, और इस कंडीशन को ही क्या बोल देंगे, इंटेस्टाइनल वोम इन्फेक्शन बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फर्स्ट वन एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं वन बाय वन कि कौन कौन से टाइप के वोम्स होते हैं, ये किस टाइप से इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं और किस किस वजह से ये एंटर कर सकते हैं बॉडी में, एंड कहाँ कहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लैट वोम, और जो टेप वोम है इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, फ्लैट वोम के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट वन, दे आर अटैच टू द इंटेस्टाइन एंड ब्रीड ऑन द पार्शली डाइजेस्टेड फूड। ये क्या करते हैं, किसी भी तरीके से अगर इंजेस्ट हो जाते हैं किसी चाइल्ड के जीआईटी ट्रैक्ट में और वहाँ पे इंटेस्टाइन से अटैच हो जाते हैं। अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है, जैसे थोड़ा बहुत डाइजेस्टेड फूड है, कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वहाँ पे क्या करते हैं, ये अपनी ग्रोथ करने लग जाते हैं। यानी कि अगर अच्छे तरीके से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, लेट सपोज कि बेबी ने रो फूड खा लिया, रो फूड मटेरियल इंजेस्ट कर लिया, तो वो वहाँ पे अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अब वहाँ पे रिटेन रह जाता है जीआईटी ट्रैक्ट में, तो क्या होता है वहाँ पे ये अपनी ग्रोथ करने लग जाते हैं। पार्शली जो डाइजेस्टेड यानी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे उस फूड के अंदर, ये अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। कौन से वोम, जो टेप वोम होते हैं ये। चिल्ड्रन जनरली इंजेस्ट देम थ्रू द कंटामिनेटेड फूड। ये किसके, ये मेनली रूप से कहाँ पे पाए जाते हैं, जो कंटामिनेटेड फूड्स होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा कौन से टाइप के वोम पाए जाते हैं, टेप वोम पाए जाते हैं। ओके, इस टाइप की इसकी स्ट्रक्चर होती है, ये टॉप टेप वोम की क्या है, स्ट्रक्चर है, इस टाइप के दिखाई देते हैं टेप वोम। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं राउंड वोम। अब राउंड वोम क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। दे आर हेलो शेप्ड एंड इनहेबिट इन साल्ट वाटर, सोइल एंड फ्रेश वाटर, एंड दे आर जनरली पास्ड इनटू द चाइल्ड बाय पेट्स। ये कहाँ पे हो सकते हैं, या तो किसी साल्ट वाटर के अंदर हो सकते हैं, या फिर सोइल के मिट्टी के अंदर सबसे ज़्यादा, या वाटर फ्रेश वाटर के अंदर भी हो सकते हैं। क्योंकि और किसके द्वारा ये ट्रांसफ़र होते हैं, पेट्स के द्वारा होते हैं, जानवर के द्वारा, जैसे कुत्ता हो गए, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, उनके द्वारा अगर उसके कांटेक्ट में आ रहा है, किसी के घर में डॉग्स हैं या कैट्स हैं, तो अगर कोई छोटा बच्चा उनके साथ खेल रहा है, उनके कांटेक्ट में आता है, तो उनके थ्रू ये क्या सकते हैं, बेबी के अंदर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। कौन से टाइप के वोम्स, जो राउंड वोम्स होते हैं वो। ओके, और इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। इस टाइप से ये इनकी स्ट्रक्चर होती है, और ये पेट्स के कांटेक्ट में आने से ट्रांसफ़र हो जाता है चाइल्ड के इंटेस्टाइन के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टाइप के वोम को देख लेते हैं, पिन वोम। अब पिन वोम्स क्या होते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थ्रेड वोम। इसको क्या बोलते हैं, थ्रेड वोम के नाम से जाने जाते हैं, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर धागे नुमा होते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, थ्रेड वोम के नाम से जानते हैं। पिन वोम पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है। ओके, दे आर स्मॉल थिन एंड वाइट वोम। ये क्या होते हैं, स्मॉल थिन छोटे होते हैं, पतले होते हैं और वाइट कलर के होते हैं। रिसाइड या इनहेबिट, इनहेबिट का मतलब होता है वहाँ पे कहीं पे चीज़ पे निवास करना, कहीं पे रहना। इनका जो निवास स्थान कहाँ पे होता है, और रेक्टम के अंदर होता है। मेनली रूप से ये क्या होते हैं, रेक्टम के अंदर, रेक्टम वाले एरिया के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वहाँ पे अपनी ग्रोथ करते हैं, वहाँ पे अपने एग्स वगैरह देते हैं ये। देयर एग्स थ्राइव इन
ऑन लिनन एंड टॉयलेट सीट्स एंड गेट इंजेस्टेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक्स। और सबसे ज़्यादा जो ये पिन वॉर्म्स होते हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? जो कंटामिनेटेड जो लिनन होते हैं, जो अपने कपड़े होते हैं, जो गंदे कपड़े होते हैं बहुत दिनों से धुले हुए नहीं है, वहाँ पे ये पिन वॉर्म अपनी ग्रोथ करते हैं, अपने एग्स देते हैं। और टॉयलेट सीट्स होती है वहाँ पे भी। अब वहाँ के सरफेस में अगर बच्चा कांटेक्ट में आता है या फिर वहाँ की सरफेस से कोई भी पार्टिकल्स फूड वगैरह या ड्रिंक वाटर के अंदर चला जाता है और वो बेबी उसको इंजेस्ट कर लेता है, तो ये उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और इन्फेक्शन को क्रिएट करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। तो इस टाइप से ये इनकी स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड लाइक या पिन लाइक की स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से। ओके, सबसे ज़्यादा ये कहाँ पे मिलते हैं? ये लिनन या फिर जो टॉयलेट सीट्स होती हैं, तो इसलिए अपने कपड़ों को अच्छी तरीके से धो के रखना चाहिए और जो टॉयलेट सीट्स वगैरह अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, वरना बेबी के अंदर ये क्या कर सकते हैं? इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को लीड कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ टाइप की, हुकवॉर्म। अब हुकवॉर्म क्या होता है? दे दीज वॉर्म्स प्रेजेंट इन कंटामिनेटेड जो सॉइल होते हैं, जो कंटामिनेटेड मिट्टी होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन से टाइप के वॉर्म प्रेजेंट होते हैं? हुकवॉर्म प्रेजेंट होते हैं। ओके, when child come in contact of contaminated soil, they enter intestine and attach to the intestinal wall and drink host blood causing intestinal bleeding, ulcer and blood loss। ये क्या होता है? जैसे ही कंटामिनेटेड मिट्टी या सॉइल के संपर्क में वे भी आते हैं, जैसे मिट्टी में खेलने लग गए, एंड उसके बाद ये क्या होते हैं? इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाते हैं बेबी के, और वहाँ पे इंटेस्टाइन वॉल के अटैच होकर वहाँ से क्या होते हैं? पेनिट्रेट करने लग जाते हैं इंटेस्टाइन की जो इनर जो लेयर होती है उसको। इससे क्या होता है? ब्लड को वो क्या करने लग जाते हैं? अपने खाने के रूप में वो क्या करते हैं? ब्लड को कंज्यूम करते हैं, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, अल्सर फॉर्मेशन और ब्लड लॉस हो सकता है, एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इस टाइप से इनकी स्ट्रक्चर होती है, हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और कंटामिनेटेड सॉइल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। कौन से टाइप के? वो हुक लाइक, जो हुक वॉर्म्स होते हैं वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे लेके चलते हैं आपको। फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन क्रिएट हो सकता है और ये जो वॉर्म्स होते हैं बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड सरफेस, अगर इन्फेक्टेड सरफेस के कॉन्टैक्ट में आता है बेबी, तो वहाँ से भी क्या इन कॉन्टैक्ट वहाँ पे इन्फेक्टेड सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये वॉर्म्स। और जैसे बेबी अपने हैंड को माउथ की तरफ ले जाता है और वो जो जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर इंजेस्ट कर लिए जाते हैं और वहाँ पे क्या कर देते हैं? इन्फेक्शन को लीड कर देते हैं। नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं, कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर। अगर वो अच्छा ख़राब पानी और ख़राब खाना खा रहा है कोई बेबी, तो उसके अंदर भी ये इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं उसके थ्रू। कंटामिनेटेड जो अगर रो फूड यानी कि कच्चे जो फल या सब्जियां खा रहे हैं, उसकी वजह से भी क्या हो सकते हैं? एंटर हो सकते हैं बॉडी में और अपनी ग्रोथ को करके बढ़ा के इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। कंजप्शन कंटामिनेटेड सोयल, अगर कई बच्चे होते हैं जो मिट्टी खाते हैं, अगर कोई बच्चा मिट्टी खा रहा है, कंटामिनेटेड मिट्टी खा ली, लगभग मिट्टी कंटामिनेटेड ही होती है, तो सबसे ज़्यादा हुकवॉर्म मिट्टी के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ से वो एंटर कर जाएंगे और इंटेस्टाइन के अंदर क्या कर देंगे? इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वन फैक्टर की बात कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। को इन्फेक्टेड चाइल्ड है उसके कॉन्टैक्ट में आ गए, तो वहाँ से भी ये उस हेल्दी चाइल्ड के अंदर क्या हो सकते हैं? ट्रांसफ़र हो सकते हैं और इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे या कौन कौन से साइन देखने को मिलते हैं एक चाइल्ड के अंदर अगर वॉर्म एंटर कर चुके हैं और इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन क्रिएट हो चुका है, तो कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? फर्स्ट वन होगा फाउल स्मेलिंग स्टूल होगा, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? फाउल स्मेलिंग स्टूल देखने को मिलता है उस बेबी के जिसको इंटेस्टाइन वॉर्म इन्फेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट वन होगा इचिंग अराउंड द एनस ड्यू टू वोम रीचिंग एट द एनर एरिया। कुछ जो वोम्स होते हैं लाइक पिन वोम जो होते हैं वो क्या करते हैं? इंटेस्टाइन से एनस एरिया तक पहुंच जाते हैं और वहाँ पे अपनी ग्रोथ करते हैं, एग्स वगैरह अपने अंडे वगैरह देने लगते हैं, तो वहाँ पे एनस के अंदर इचिंग प्रेजेंट होगी। मेनली रूप से सबसे जो मेन साइन होता है ये इंटेस्टाइनल वोम इन्फेक्शन का। ओके, नेक्स्ट वन होगा एब्डोमिनल पेन ड्यू टू डैमेज इंटेस्टाइन वॉल। जो एब्डोमिनल पेन होगा क्योंकि वो वहाँ पे अंदर क्या है? ग्रोथ कर रहे हैं, तो वहाँ पे डैमेज कर रहे हैं इंटरनल वॉल को, तो जिस कारण से क्या होता है? एब्डोमिनल पेन क्रिएट होता है। डायरिया या कॉन्स्टिपेशन कुछ भी हो सकता है, या तो डायरिया भी हो सकता है या फिर कॉन्स्टिपेशन। कंप्लीट रूप से अगर वो ब्लॉकेज कर देते हैं जीआईटी ट्रैक्ट को, तो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है और नॉर्मली रूप से डायरिया देखने को मिलेगा इन्फेक्शन की वजह से। डिसेंट्री होगा क्योंकि ब्लडी डायरिया होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये जो इनर लेयर है, जो इनर वॉल है इंटेस्टाइन की, उसको क्या कर रहे हैं? डैमेज कर रहे हैं, वहाँ से ब्लड लीकेज हो रहा है या फिर ब्लीडिंग हो रही है। वो क्या हो रही है? स्टूल के साथ या फीकल कंटेंट के साथ मिक्स हो रही है, तो ब्लडी डायरिया या डिसेंट्री की कंडीशन भी देखने को मिलेगी जिसको इंटेस्टाइनल वोम इन्फेक्शन हो चुका है। वोमिटिंग होगा इंडाइजेशन की वजह से, क्योंकि ये वहाँ पे
जो भी कंज्यूमिंग कर रहा है फूड वगैरह उसका कंप्लीटली रूप से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है। ओके, क्योंकि इंटेस्टाइन अपनी काम नहीं कर पा रही है, वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट हो चुका है और पेरास्टालसिस मूवमेंट वगैरह इनको भी डिस्टर्ब कर चुका है, तो वोमिटिंग की कंडीशन देखने को मिलती है इनडाइजेशन की वजह से। इस टाइप से वोमिटिंग देखने को मिलेगी एक बेबी के अंदर। नेक्स्ट सिम्टम की बात कर लेते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट। भूख नहीं लगेगी बेबी को, क्योंकि वहाँ पे इन्फेक्शन हो चुका है, इरिटेट हो चुके हैं, इंटरनल वो इरिटेट हो रही, तो बेबी क्या करेगा, रिफ्यूज करेगा खाने के लिए, गैस फॉर्मेशन हो जाएगी और एब्डोमिनल ब्लोटिंग हो जाएगी ड्यू टू माल डाइजेशन। अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा फूड, तो वहाँ पे क्या होगा, फर्मेंटेशन होने लगता है इन्फेक्शन की वजह से, तो गैस फॉर्मेशन देखने को मिलती है और एब्डोमिनल क्रैम्पिंग और ब्लोटिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी। लैक ऑफ स्लीप होगा, बेबी सो नहीं पाएगा, क्योंकि जो इचिंग वगैरह देखने को मिलती है और एब्डोमिनल पेन वगैरह की वजह से क्या होगी, स्लीपिंग के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। एनीमिया हो जाएगा, क्योंकि जो वोम है वहाँ पे इंटेस्टाइनल वॉल को, म्यूकोजा को डैमेज कर रहे हैं, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, डिसेंट्री अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, पूरा ब्लड लॉस हो जाता है स्टूल के साथ और एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। फैटिग और वेट लॉस होगा, क्योंकि माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है अच्छी तरीके से, जो भी फूड इंजेस्ट कर रहा है बेबी वो कंप्लीटली रूप से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, कंप्लीट रूप से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो डाइजेस्ट नहीं होगा तो माल डाइजेशन की वजह से क्या होगा, माल एब्जॉर्प्शन होगा और ये किसको लीड कर देगा, फैटिग और वेट लॉस को लीड करता है। ठीक है, नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं, वर्जनिंग स्किन कंडीशन लाइक रेसेज। और स्किन के ऊपर क्या हो गया, रेसेज वगैरह देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से क्या हो गए, रेसेज वगैरह क्रिएट हो जाते हैं इन्फेक्शन के ऊपर। रेड रेसेज अगर देखने को मिल रहा है, ये किसको इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन हो चुका है बॉडी के अंदर, और इस टाइप से रेसेज देखने को मिलेंगे स्किन के ऊपर बेबी के। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हो गए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि ये तो पता लगा चुके हैं इंटेस्टाइनल वोम इन्फेक्शन होता क्या है और कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ये इस कंडीशन को लीड करते हैं। अब बात आती है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, कि किस टाइप से पता लगाएंगे कि एक्चुअली में वोम इन्फेक्शन हो चुका है या फिर अदर कोई ब्लॉकेज आ रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन साइन सिम्टम को चेक करते हैं, उसके हिसाब से पता लगा सकते हैं। एंड स्टूल टेस्ट करते हैं, इससे पता लग जाएगा कि कौन से टाइप के वोम की वजह से, या तो पिन वोम है, टैप वोम है, या फिर राउंड वोम है, या फिर हुक वोम की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है। उसको पता लगाने के लिए स्टूल टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट होगा स्कॉट्स टेप टेस्ट। अब स्कॉट टैप टेस्ट क्या होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, एक टैप होती है, स्पेसिफिक टाइप की टैप होती है, उसको क्या करते हैं, जो एनएस एरिया से क्या होते हैं, सैंपल कलेक्ट करते हैं और वहाँ से इन्फेक्शन जहाँ पे, वहाँ पे एग वगैरह देते हैं, लाइक सबसे ज़्यादा मोस्टली जो जो पिन वोम होते हैं वो एनएस एरिया तक पहुँच जाते हैं, वो अपने अंडे वहाँ पे दे देते हैं, तो वो अंडों को वहाँ से कलेक्ट करेंगे इस टेप के द्वारा। इसको से जो टेप टेस्ट होता है, इसके अंदर ये एक स्पेसिफिक टाइप की टेप होती है, इससे यहाँ से सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो माइक्रोवेव के अंदर अच्छे तरीके से उसका एग्जामिनेशन करते हैं कि पिन वोम है या फिर अदर टाइप के कौन से टाइप का वोम की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट हो पा रहा है। अब नेक्स्ट और डायग्नोस्टिक कॉलेशन की बात करें, एब्डोमिनल सीटी स्कैन और एक्सरे करते हैं ताकि पता लग जाए कि इंटेस्टाइन के अंदर कौन से पार्ट के अंदर जो वोम है वो अपनी ग्रोथ कर रहे हैं और कितना डैमेज या ब्लॉकेज को क्रिएट कर चुके हैं। ब्लड टेस्ट कर लेते हैं एंटीबॉडीज़ को देखने के लिए कि पैरासाइट जो भी वोम से एंटर हो चुके हैं उनके अगेंस्ट बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाई रही है नहीं बना रही है, उसके लिए क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करते हैं। ओके, तो ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो चुका है। अब मेन बात कर लेते हैं मैनेजमेंट की, तो फर्स्ट वन देख लेते हैं अपन, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, किसी को इंटेस्टाइनल वोम इन्फेक्शन हो चुका है किसी चाइल्ड को, तो फर्स्ट वन होगा एडिक्वेट रेस्ट प्रोवाइड करना है बेबी को, ताकि क्योंकि वहाँ पे फैटिक वेट लॉस हो रहा है, माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो बेबी को एडिक्वेट रेस्ट प्रोवाइड करना है ताकि एनर्जी लेवल मेंटेन रहे उसका। स्किन इंटीग्रिटी को इम्प्रूव करना है, स्किन वगैरह को डैमेज होने से बचाना है, लोशन वगैरह अप्लाई करना है। ठीक है, अगर इचिंग हो रही है तो वहाँ पे लोशन वगैरह या फिर अलग जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन है वो लगाने हैं ताकि इचिंग वगैरह ना हो। नेक्स्ट जो नर्सिंग मैनेजमेंट रहेगा, फ्लूइड थेरेपी देनी है हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है और इस वजह से क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है और शोक को लीड कर सकता है एंड देन उसके बाद डेथ को भी लीड कर सकता है, इसलिए हाइड्रेशन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट की बात करें, गिव पेरेंटल न्यूट्रिशन देते हैं ताकि वेट लॉस वगैरह ना हो, फैटी वगैरह से प्रिवेंट किया जा सके। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम कंटामिनेशन। जो कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करना है, सॉइल वगैरह में नहीं खेलने देना है जो सरफेस वगैरह पे, और हैंड वॉशिंग करनी है अच्छी तरीके से, हाइजीन वगैरह मेंटेन रखनी बेबी की ताकि उसके जीआईटी ट्रैक्ट में कोई भी इन्फेक्शन ना पहुंच पाए। अब बात कर लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की, कि कौन कौन से ड्रग्स यूज में लेते हैं अगर किसी को इंटेस्टाइनल पैरासाइट इन्फेक्शन हो चुका है तो मेनली रूप से फर्स्ट वन जो ड्रग्स होगी वो होगी प्रेजिक्वेटेल, या फिर इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं बिल्ट्रीसाइड,
अब ये किस तरीके से काम करती है, ये पैरालाइज कर देती है जो भी वोम्स हैं। जैसे ये टेबलेट लेंगे तो ये अंदर जाएगी जीआईटी ट्रैक्ट में, और जो भी वोम्स हैं उनको क्या कर देगी, पैरालाइज कर देगी, वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, उनको क्या कर देगी, डेड कर देती है। और उसके बाद डी अटैच कर देती है, गट के क्या हुआ अटैच रहते हैं वो वहाँ पे इंटेस्टाइनल वॉल पे, तो वहाँ से डी अटैच कर देगी पैरालाइज करके। उसके बाद ये डिजोल्व हो जाएंगे फीकल मेटेरियल के साथ, और उसके बाद ये स्टूल के साथ पास आउट हो जाते हैं बाहर की तरफ, बॉडी से बाहर। ओके, तो इस तरीके से ये प्रेजिक्वेटल जो ड्रग्स होती है काम करती है। नेक्स्ट जो ड्रग की बात कर लेते हैं, मेबेंडाजोल या फिर एल्बेंडाजोल, दो ड्रग्स आती है, मेबेंडाजोल एंड एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल मोस्ट पॉपुलर ड्रग है, इसको मेनली उसे सिरप लेते हैं इसकी, और 400 mg लेते हैं एक बार में। और 10 ml सॉल्यूशन के अंदर कितनी mg जो एल्बेंडाजोल ड्रग्स होती है, 400 mg होती है मिलीग्राम, और उसको एक बार ही देते हैं, एक बार में दे देंगे। और पूरी साल के अंदर लगभग इसको अगर नॉर्मल कंडीशन में भी दे सकते हैं एल्बेंडाजोल, किसी बेबी को अगर वोम इन्फेक्शन नहीं भी हुआ है तो साल में एक बार तो दे ही देनी चाहिए, ताकि प्रिवेंशन हो सके कि फ्यूचर में उसको कोई वोम इन्फेक्शन क्रिएट ना हो जाए इंटेस्टाइन के अंदर। इसलिए एल्बेंडाजोल का अपन वैसे भी नॉर्मल कंडीशन में भी यूज में ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं होम रेमेडीज की बात करते हैं, जो घरेलू ट्रीटमेंट क्या क्या करने उसकी बात कर रहे हैं। 1 pinch ऑफ हींग मिक्स ए ग्लास ऑफ वाटर एंड टू चाइल्ड दैट हेल्प टू गेट राइट वोम फ्रॉम इंटेस्टाइन। जो हींग का पाउडर लेंगे और एक गिलास वाटर के अंदर मिक्स कर देते हैं और उसको बेबी को पिला देंगे ताकि वो बाहर निकल जाए जो भी इन्फेक्शन हुआ है। अजवाइन सीड्स लेते हैं, जो अजवाइन होती है उसको लेते हैं। उसको लेने का तरीका क्या होता है, इसमें हाफ टी स्पून अजवाइन ले लेते हैं और उसको किसके साथ सेम अमाउंट ऑफ जैगरीज गुड़ के साथ मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद चाइल्ड को दिन में 2 बार देना है, ठीक है, हाफ टी स्पून लेना है। क्लियर। नेक्स्ट होम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, बॉयल 2 पीस ऑफ गार्लिक, जो लहसुन की 2 पीस लेंगे उसको बॉईल कर लेंगे। उसको बॉईल करने के बाद उनको क्या करेंगे, दूध में मिक्स कर देते हैं उन पीस को और चाइल्ड को दे देते हैं। रो पपाया, जो कच्चा पपीता होता है उसको लेंगे, उसका क्या करेंगे, जूस बनाते हैं। और 1 टेबल स्पून रो पपाया जूस को एक गिलास में लेते हैं, उसके बाद 1 टेबल स्पून हनी ऐड करते हैं। अब टेबल स्पून के अंदर 15 से 20 ml टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून किसके बराबर होती है, 15 से 20 ml। एंड जो टी स्पून होती है वो 5 से 10 ml के बराबर होती है। ओके, तो थोड़ा सा क्या ले लिया, 1 टेबल स्पून पपाया जूस ले लिया, जो रो पपाया जो कच्चा पपीता उसका रस ले लिया, जूस ले लिया। एंड उसके बाद 1 टेबल स्पून हनी ऐड कर देते हैं। उसके बाद 4 टेबल स्पून वार्म वाटर। अब इनका मिक्सर जो घोल बना के बेबी को खाली पेट सुबह उठते ही देना है कुछ वीक तक। उसके बाद क्या देंगे, कंप्लीट रूप से जो वोम इन्फेक्शन ट्रीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, टेक ए टी स्पून ड्राइड नीम, जो सूखे नीम के जो ड्राई नीम लेंगे, नीम के पत्ते लेंगे, उनको सुखा लेंगे, उसका पाउडर बनाते हैं। उसके बाद उसको 1 गिलास मिल्क के अंदर घोल के और बेबी को दिन में 2 बार पिलाना है, ठीक है। नेक्स्ट जो घरेलू जो मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं होम रेमेडीज़ की, मिक्स टर्मेरिक पाउडर इन वाटर एंड हाफ स्पून साल्ट एंड गिव टू द चाइल्ड। कुछ हल्दी, टर्मेरिक का मतलब होता है हल्दी, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर लेंगे, थोड़ी सी हल्दी लेंगे, उसको आधा चम्मच नमक मिलाएंगे और एक गिलास वाटर के अंदर उसको मिक्स करके बेबी को पिला देते हैं या चाइल्ड को दे देते हैं। प्रिवेंशन देख लेते हैं कौन कौन से प्रिवेंशन कर सकते हैं कि उसको किसी बेबी को हो ही ना, वोम इन्फेक्शन से प्रिवेंट भी किया जा सकता है। तो कौन कौन से प्रिवेंशन अपन यूज में लेते हैं, मेंटेन गुड हाइजीन, चाइल्ड के लिए अच्छी हाइजीन रखेंगे, हैंड वॉशिंग वगैरह रखेंगे अच्छी तरीके से, खाना वाना जो भी फल फ्रूट दे रहे हैं वो भी अच्छी तरीके से धो के साफ करके खिलाना है। नेक्स्ट जो प्रिवेंशन की बात करें, अवॉइड रो फूड इंजेक्शन, कच्चा फूड नहीं खिलाना है, जो भी खाना खिलाना है वो पका के फिर खिलाना है, ठीक है। प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम सॉइल, उसको मिट्टी में नहीं खेलने देना है, कंटामिनेटेड सरफेस पे नहीं छोड़ना है। और अगर वो खेल भी रहा है मिट्टी वगैरह में, उसके हैंड वॉशिंग करना है बार बार अच्छी तरीके से, हाथ वगैरह धोने, ताकि इन्फेक्शन इंटेस्टाइन तक पहुँचे नहीं। कीप द टॉयलेट सीट क्लीन, जो टॉयलेट सीट वगैरह है, जो जो फ्लोर होती है अपने रूम की फ्लोर होती है, जो उनको अच्छी तरीके से क्लीन रखना है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, ग्रोथ होती है वोम्स की या पैरासाइट्स की, वो किसको लीड कर देंगे बाद में, इंटेस्टाइनल पैरासाइट इन्फेक्शन को। ओके, अवॉइड कॉन्टैक्ट फ्रॉम पेट्स, जो डॉग्स वगैरह घर में, कैट्स वगैरह, उनको अच्छी तरह से नहला धुला के रखना है और जहाँ तक हो सके बच्चे से उनको दूरी रखना है, क्योंकि चांसेस होते हैं कि बच्चे की इम्यूनिटी वैसे भी कमज़ोर होती है, तो चांसेस होते हैं जल्दी से वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट होने के। ओके, नेक्स्ट और लास्ट वन जो प्रिवेंशन की बात करें, कंज्यूम क्लीन एंड बॉयल वाटर, अच्छी तरीके से धुला और गर्म करके और उसके बाद ठंडा करके पानी पिलाना है, हो सके तो पानी को उबाल के उसके बाद ठंडा करके पिलाना है। ओके, नेक्स्ट वन बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन की वजह से। तो एनीमिया हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग कॉज हो रही है, म्यूकोजल वॉल जो डैमेज हो रही है इंटेस्टाइन की, तो एनीमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लामेशन वगैरह हो गए
और वहाँ पे कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन भी क्रिएट हो सकते हैं। तो उनको बचाने के लिए क्या करना, आयरन रिच वगैरह डाइट देनी, अच्छी तरीके से पेरेंटल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है, और जल्दी से जल्दी जहाँ तक हो सके उसको ट्रीटमेंट करना है ताकि वो बॉडी से आउट कर सके उन जो भी वोम्स इंजेस्ट क्रिएट हो चुके, वोम इन्फेक्शन क्रिएट हो चुका है इंटेस्टाइन के अंदर, तो उनसे जल्दी से जल्दी ट्रीट करना। अगर वो लॉन्ग टर्म तक रहते हैं तो ये मेन 2 कॉम्प्लिकेशन को लीड कर सकते हैं। ओके, सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।